हाय देयर, ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की हाईलाइटेड लेसन सीरीज का लेसन नंबर 24 है। इसके अंदर आपको हाईलाइटेड मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये हाईलाइटेड हैंडआउट भी आपसे शेयर किया जाएगा। इसका टाइटल है वेलफेयर इकोनॉमिक्स कंटिन्यूड। इसके अंदर सबसे पहले है द मार्केट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फर्म जो है वो डिमांडर होती है फैक्टर्स की, फर्म जो है वो डिमांड करती है फैक्टर्स की, और हाउस होल्ड जो है वो सप्लाई करते हैं उन फैक्टर्स को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। सो द डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड कहाँ से आती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। इसकी जो डिमांड है वो ड्राइव डिमांड है। जैसे कि अगर हम लेबर की बात करें तो लेबर जो चीज़ें बनाता है, अगर उन चीज़ों की डिमांड होगी तो ही लेबर की डिमांड होगी, अदरवाइज लेबर की कोई डिमांड नहीं होगी। इसी को हम कहते हैं ड्राइव डिमांड। उसके बाद है फिर लीजर। लीजर क्या है? लीजर से मुराद वो टाइम जो कि काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा या फिर वेज अर्निंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। सो जो काम के अंदर जो टाइम काम के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रहा वो जो है लीजर कहलाता है, या फिर फ्री टाइम भी हम उसको कह सकते हैं। उसके बाद आता है द मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क। सो जैसे जैसे सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो इंक्रीज़ होती है, वेज रेट भी इंक्रीज़ होना चाहिए। सो नॉर्मली तो रिलेशनशिप जो है वो आवर जो प्रोवाइड करते हैं लेबर आवर हैं वो और वेज रेट पॉजिटिव है, यानी कि वेज रेट बढ़ती है तो साथ में जो लेबर आवर की सप्लाई है उसके अंदर भी इजाफा होता जाता है। लेकिन एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि जब एक एडिशनल यूनिट आता है तो ये पॉजिटिव के बजाय ये नेगेटिव हो जाता है। यानी कि एक ऐसा वक्त आता है कि फिर उस पॉइंट से आगे, उस टाइम से आगे वर्कर जो है वो नहीं काम करना चाहेगा, क्योंकि एक हद तक ही एक इंसान काम कर सकता है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि फिर वर्कर जो है वो काम नहीं करना चाहेगा। सो मार्जिनल डिसयूटिलिटी का मतलब ये है कि जो कंजम्पशन होती है किसी भी कमोडिटी की, जब एक नॉर्मल नंबर ऑफ यूनिट को क्रॉस कर देती है तो फिर वो नेगेटिव सेटिस्फेक्शन मिलती है। और ये आगे भी एक मिसाल आने वाली ग्राफ की, उसके ज़रिए आपको ये और क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। उसके बाद है फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वर्किंग की वो है लीजर। लीजर से मुराद जो आपको ऊपर बताया गया कि फ्री टाइम, यानी कि सो वर्कर जो है इंजॉय कर सकता है इस टाइम में जब वो काम नहीं कर रहा। अब आ गया सप्लाई एंड डिमांड कर्व फॉर लेबर। ये वही चीज़ आई है जो ऊपर आपको बताई गई है। सो सप्लाई कर्व जो है वो बैकवर्ड बेंडिंग हो जाता है एक सर्टेन वेज रेट के बाद। सो अब आप देखें, ये आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे सप्लाई कर्व एक्स से नीचे अगर आप देखें तो ये ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, और जैसे जैसे वेज बढ़ रही है सो आवर्स वर्क के अंदर भी इजाफा होता जा रहा है। सो यहाँ पर तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ही डोमिनेट्स कर रहा है। लेकिन जब एक्स को क्रॉस कर जाएगी वेज तो फिर जो है वो आवर्स वर्क जो है उसके अंदर कमी आएगी, ना कि इजाफा होगा। क्यों? क्योंकि इनकम इफेक्ट डोमिनेट करेगा और वर्कर जो है वो अब वेल्थी हो चुका है। जब एक्स पॉइंट को क्रॉस कर लिया है वेज ने, तो अब वेज इतनी ज़्यादा हो गई है कि वर्कर अब चाहेगा कि अब वो रेस्ट करे, अब वो नहीं चाहेगा कि और ज़्यादा वो काम करे। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। इसका फार्मूला है द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर VMPL इज इक्वल्स टू MPPL विच इज़ द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मल्टीप्लाई बाय PI। उसके बाद फिर रेंट। सो रेंट क्या होता है? रेंट से मुराद पीरियोडिक पेमेंट होती है रिवार्ड के तौर पर हायर करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उस पीरियड के लिए। और उसके बाद है नेट प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंटिंग। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंटिंग क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू एक एनालिसिस टूल है जिसका इस्तेमाल करके डिसाइड किया जाता है कि क्या इन्वेस्ट किया जाए एक कैपिटल एसेट में। और नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडिकेट करता है कि कंपनी जो है वो लूज़ करेगी पैसा एक प्रपोज इन्वेस्टमेंट में या नहीं करेगी। अगर नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी तो वो लूज़ करेगी पैसा। और उसके बाद आता है फिर डिस्काउंटिंग। सो डिस्काउंटिंग एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए डिटरमाइन किया जाता है प्रेजेंट वैल्यू को एक पेमेंट की या फिर स्ट्रीम ऑफ पेमेंट की जो कि रिसीव होगी फ्यूचर के अंदर। सो इसका जो फार्मूला है डिस्काउंटिंग का वो है PV विच इज़ द प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सिग्मा, जो कि सम ओवर होता है। और इसके अलावा इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे XI से, जो कि है अर्निंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन द ईयर I, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस R पावर I, और R जो है वो रेट है। सो
उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स। सो इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो एक ब्रांच है माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी की, जो स्टडी करती है कि कैसे इंफॉर्मेशन जो है वो अफेक्ट करती है इकोनॉमी को या फिर इकोनॉमी को और इकोनॉमिक डिसीजंस को। सो इंटरनेट के आने के बाद जो है वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो तकरीबन ज़ीरो हो चुकी है। अब है एक्सपीरियंस गुड्स। सो एक्सपीरियंस गुड क्या है? एक्सपीरियंस गुड्स से मुराद वो गुड्स होते हैं जिनका फ्लेवर लेना या जिनका एक्सपीरियंस करना जो है वो ज़रूरी होता है उनको ख़रीदने से पहले। अगर कस्टमर इनका एक्सपीरियंस नहीं लेगा, इनका फ्लेवर नहीं लेगा, तो कस्टमर को आइडिया नहीं होगा कि ये गुड्स जो है वो किस तरह के हैं। और इसी से रिलेटेड यहाँ पर एक एग्जांपल है कि सपोज़ एक टीचर जो है वो ऑनलाइन कोर्स अपना लॉन्च करता है और जिसकी टोटल कॉस्ट आई है 50,000। सो टोटल कॉस्ट तो इसकी 50,000, लेकिन इसकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ज़ीरो है। जैसे कि ऊपर आपको बताया गया था कि इंटरनेट की वजह से जो मार्जिनल जो कॉस्ट है डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन की वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुकी है। इसी वजह से मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ज़ीरो है। सो अगर 50 क्वांटिटी इसकी सेल हो जाती है तो जो एवरेज कॉस्ट आई वो आई 1,000 हुई, तो एवरेज कॉस्ट 300, 150 हुई, सो एवरेज कॉस्ट आ गई 330, 200 हुई तो 250, 250 हुई तो 200 और 300 हुई तो 166। अब यहाँ पे ग्राफ में आपको दिखाया जा रहा है कि ये लॉस आ रहा है। जब ये प्रोडक्ट सेल की गई तो लॉस आ रहा है। अब ये कोर्स बेचा जा रहा है ऑनलाइन होने की वजह से अब इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसको प्रॉफिट में इस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा जैसे कि आपको ऊपर बताया गया था कि एक्सपीरियंस गुड वो होते हैं जिनका एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी होता है। तो कुछ लेसन्स जो है इसके शुरू के लेसन्स जो है वो फ्री में दिए जाएँ ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके कि कोर्स जो है वो किस तरीके का है। अक्सर आप यूडेमी के अंदर जाएं तो वहाँ पे भी जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उन्होंने कुछ लेसन्स फ्री में दिए होते हैं ताकि जो कोर्स ख़रीदने वाले हैं वो एक्सपीरियंस ले सकें कि कोर्स किस तरीके का है, और अगर उनको कोर्स समझ में आ जाता है तो फिर वो कोर्स बाय कर लेते हैं। तो ये हुआ लेसन नंबर 24 यहाँ पर कंप्लीट। आपको अगर इस बारे में कोई कन्फ्यूजन है या कोई मिस्टेक भी दिखाई दे उसको आप ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और ये हाईलाइटेड हैंड आउट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसको हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।